हेलो एवरीवन, हाउ आर यू ऑल? आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड. आज की क्लास में हम स्टार्ट करने वाले हैं पॉलिटिकल साइंस चैप्टर 2. चिल्ड्रन, वी हैव ऑलरेडी डन चैप्टर 1 दैट इज पावर शेयरिंग, और वहां हमने समझा द पावर शेयरिंग मैकेनिज्म ऑफ गवर्नमेंट. तो एक बार इस चैप्टर को, दैट इज चैप्टर 2, the name of chapter 2 political science is federalism. तो before I start with federalism, एक बार समझते हैं हम chapter 1 से relate करके that, क्योंकि हम पढ़ रहे हैं पूरी political science में democracy की journey. The journey which we started in class 9th, उस journey को हमने continue किया है 10th में, और 10th के last chapter तक हम इस journey को खत्म कर देंगे. अब समझते हैं how this chapter 2 is related to chapter 1. चैप्टर 1 में हमने समझे वेरियस फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग, रिमेंबर, और जहां हमने बेसिकली दो फॉर्म समझे थे. वन इज द हॉरिजॉन्टल फॉर्म ऑफ पावर शेयरिंग, जहां हमने ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट पढ़े, स्टेट, दैट इज लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी. और सेकेंड फॉर्म ऑफ पावर शेयरिंग हमने पढ़ा, दैट इज वर्टिकल फॉर्म ऑफ पावर शेयरिंग, और यहां हमने जाना द 3 लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट, दैट इज सेंट्रल लेवल, स्टेट लेवल एंड लोकल लेवल. तो बात करते हैं हम चैप्टर 2 की, विच इज एंटायरली डेडिकेटेड ऑन द सेकेंड फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, जो कि है, व्हाट इज दैट सेकेंड वे ऑफ पावर शेयरिंग, दैट इज फेडरलिज्म. तो जो हमने वर्टिकल फॉर्म की मैंने बात की थी आपसे लास्ट क्लास में, एक वर्टिकल लाइन, दैट इज स्ट्रेट लाइन, इस फॉर्म को हम वर्टिकल फॉर्म ऑफ पावर शेयरिंग भी बोलते हैं. इसी का दूसरा नेम है फेडरलिज्म. तो फेडरलिज्म इज बेसिकली हैविंग मोर देन वन लेवल ऑफ गवर्नमेंट, जैसा कि हमारे यहाँ सेंट्रल, स्टेट और लोकल है, राइट. तो ये चैप्टर हम डेडिकेट करने वाले हैं इस फेडरलिज्म को, जहां पे वी हैव मोर देन वन फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट. फाइन. So I guess you all are clear with the meaning now फेडरलिज्म का. एक प्रॉपर डेफिनेशन अंडरस्टैंड करना जरूरी है अबाउट फेडरलिज्म. So this is also a mark booster topic. 1 मार्क का आपका फेडरलिज्म की डेफिनेशन बनती है. Federalism is a system of government in which the power is divided between a central authority and various constituent units of the country. I repeat, अब कॉम्प्लिकेटेड हो गई, राइट? इतना सारा कैसे लर्न करेंगे मैम? मगअप नहीं करना है बेटा, समझना है. देखो, फेडरलिज्म इज अ सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट, ये तो पता है, गवर्नमेंट का सिस्टम ही पढ़ रहे हैं हम. उसमें है क्या? द पावर इज डिवाइडेड, हमने चैप्टर 1 में भी पढ़ा, पावर शेयरिंग, पावर डिवीजन. सो पावर इज शेयर्ड बिटवीन अ सेंट्रल अथॉरिटी, सेंट्रल मतलब आपका नेशनल, अ सेंट्रल अथॉरिटी एंड वेरियस कॉन्स्टिट्यूएंट यूनिट्स ऑफ द कंट्री. हमारी कंट्री में वो कॉन्स्टिट्यूएंट यूनिट्स हम किसको बोलते हैं? ये जो कॉन्स्टिट्यूएंट यूनिट्स है, ये है हमारे स्टेट्स. ठीक है. So this is the various constituent units of the country. So I repeat, what is federalism? Federalism is basically a system of government in which there are levels of government. For example, national level, state level, and in India we have the third level also, that is local level. So federalism basically क्या है? It's a system of power sharing between central and various constituents of the country, the various divisions of the country. Fine, this is the basic definition for federalism. आगे बात करते हैं कुछ और फीचर्स की. यूजुअली अ फेडरेशन हैज 2 लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट. तो मिनिमम 2 होना जरूरी है, मैक्सिमम ज्यादा भी हो सकते हैं. जैसे हमारे यहाँ 3 है. वी हैव लोकल गवर्नमेंट ऑल्सो. स्टेट के बाद, सेंट्रल के बाद हमारे पास लोकल गवर्नमेंट भी है. बोथ दीज लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट एंजॉय देयर पावर्स इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर, है ना. दैट इज व्हाट डू यू मीन बाय दैट, कि ऐसा नहीं है कि स्टेट है तो स्टेट गवर्नमेंट इज सबऑर्डिनेट ऑफ सेंट्रल, ऐसा नहीं है, राइट. स्टेट इज एक्चुअली नॉट सबऑर्डिनेट ऑफ सेंट्रल. इट इज बेसिकली दे शेयर देयर पावर्स, उनकी अपनी एक ऑटोनॉमी, उनके पास अपने पावर्स होते हैं. यही हम आगे समझने वाले हैं. अब बात करते हैं हम सेकेंड टॉपिक इस चैप्टर का, दैट इज फीचर्स ऑफ फेडरलिज्म. अब बेटा कभी भी अगर आपको फीचर्स, कैरेक्टरिस्टिक्स ये लर्न करने हैं, तो सबसे पहले जिसके लर्न करने हैं उसका मीनिंग आपको अच्छे से पता होना चाहिए. बिकॉज इफ यू गाइज नो द मीनिंग, आपको अगर डेफिनेशन पता है तो आप डेफिनेशन से ही बहुत सारे कैरेक्टरिस्टिक्स डिराइव कर सकते हो, बना सकते हो. लेट्स टेक इट हाउ.
हमने डेफिनेशन में पढ़ा, इट्स अ सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट इन विच द पावर इज शेयर्ड बिटवीन द सेंट्रल एंड वेरियस कॉन्स्टिट्यूएंट। तो पहला फीचर यही हो जाएगा जो डेफिनेशन है। तो दैट इज द फर्स्ट फीचर, देयर आर 2 और मोर लेवल्स और टायर्स ऑफ गवर्नमेंट। 2 या 2 से ज्यादा लेवल्स हैं। दिस इज द फर्स्ट फीचर ऑफ फेडरलिज्म। अब चिल्ड्रन, दिस क्वेश्चन, इसको मार्क बूस्टर बोला है हमने क्योंकि यहां से बन जाता है आपका 5 मार्क्स, 3 से लेकर 5 मार्क्स का क्वेश्चन। फीचर्स कैन बी आस्क्ड, फीचर्स की जगह कैरेक्टरिस्टिक्स भी पूछ सकते हैं। उसके अलावा नेसेसिटी भी बोला जा सकता है, क्यों जरूरी है, क्या इंपॉर्टेंस है। यस, एक और मतलब इंपॉर्टेंस भी पूछा जा सकता है। राइट, सो दीज आर द वेरियस वेज हाउ दिस क्वेश्चन कैन बी पुट। आपको लर्न करने हैं एनी 5 फीचर्स दी बेस्ट। अब बुक में एनसीईआरटी में यू पीपल आर गिवन 7 फीचर्स, आपको 7 फीचर्स मिले हैं। आउट ऑफ दो 7 आपको एटलीस्ट 5, अगर आप पूरे 7 कर सकते हो तो अमेजिंग, राइट, इन केस यू फॉरगेट एनीवन, लेकिन एटलीस्ट 5 फीचर्स आपको बहुत अच्छे से करने हैं। तो फर्स्ट फीचर है देयर आर 2 और मोर लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट, जो हम डेफिनेशन से ही डिराइव कर सकते हैं। सेकंड, different tiers of government govern the same citizens. Different tiers of government govern the same citizens. Different levels हैं, citizens उसी कंट्री के हैं, स्टेट में भी है तो उसी कंट्री के हैं, ठीक है। But each tier has its own jurisdiction. Please understand the term jurisdiction, मतलब उनका एरिया स्पेसिफाइड होता है। अगर राजस्थान गवर्नमेंट की राजस्थान स्टेट की गवर्नमेंट है तो वो राजस्थान स्टेट का जो जुरिस्डिक्शन है, एरिया है, वहां के लोगों को गवर्न करेगी, ठीक है। पंजाब स्टेट गवर्नमेंट अलग, राइट। तो इस तरह से स्टेट गवर्नमेंट्स के अपने एरियाज, अपने जुरिस्डिक्शंस डिफाइंड होते हैं और इसी को हम जुरिस्डिक्शन बोलते हैं। स्पेसिफिक मैटर्स ऑफ लेजिस्लेचर, टैक्सेशन एंड एडमिनिस्ट्रेटर, ये सारे मैटर्स पे गवर्नमेंट डिसीजन ले सकती है। बट द मेजर पॉइंट यू नीड टू अंडरस्टैंड इन द सेकंड इज दैट in a federalism the jurisdiction is defined. The governments govern the same citizens but according to their jurisdiction, that is according to their area. उनका area specified होते हैं, right? ये है आपका second point. Third पे आते हैं, the jurisdictions of the respective levels or tiers of the government are specified in the constitution. Second point से relate करना है third point. सेकेंड पॉइंट में क्या बताया आपने कि जुरिस्डिक्शन होते हैं, गवर्नमेंट अपने जुरिस्डिक्शन, अपने एरिया के अकॉर्डिंग गवर्न करती है। थर्ड पॉइंट आपको बताना है कि ये जुरिस्डिक्शन कॉन्स्टिट्यूशन में दिए हुए हैं, डिफाइंड है। मैप देखा है आपने इंडिया का, वह डिफाइंड है कि यहां से यहां तक आंध्र प्रदेश है, यहां से यहां तक तेलंगाना है, यहां से यहां तक पंजाब है, सब डिफाइंड है। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ये सारा डिफाइंड है, टेरिटोरियल एक्सपेंशन, ज्योग्राफिकल लोकेशन, सब। और वो डिफाइंड है तो अल्टीमेटली जुरिस्डिक्शन भी डिफाइंड है कि ये एरिया इस स्टेट गवर्नमेंट के अंदर आता है। फाइन, तो ये है आपकी 3 पॉइंट्स, 3 फीचर्स आप कर सकते हैं। तीनों ही फीचर्स बहुत इजी हैं। अगर जो मैं 7 में से आपको 5 करने को बोल रही हूँ, यू कैन ट्राई एनी 3, दीज आर रियली वेरी इंटरेस्टिंग एंड इजी। नाउ मार्क बूस्टर कंटिन्यू, वही टॉपिक है, फीचर्स करते हैं। नेक्स्ट फीचर, फोर्थ फीचर। फोर्थ फीचर कहता है हमारा, द फंडामेंटल प्रोविजंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कैन नॉट बी यूनिलेटरली चेंज्ड बाय वन लेवल ऑफ गवर्नमेंट। प्लीज अंडरस्टैंड, हमने जूनियर क्लासेस में पढ़ा हुआ है ना, कि कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ भी चेंज करना है, एनी चेंज, एनी फंडामेंटल प्रोविजन, एनी एक्ट, कुछ भी नया चेंज करना है, पुराना खराब करना है, हटाना है पुराना, कुछ नया इंप्लीमेंट करना है, दिस डिसीजन कैन नॉट बी टेकन यूनिलेटरली। यूनिलेटरली मतलब कोई एक लेवल नहीं कर सकता कि स्टेट गवर्नमेंट ने सोच लिया कि चेंज कर देते हैं कॉन्स्टिट्यूशन में तो कर ले, या फिर वो सेंट्रल गवर्नमेंट है तो वो कर ले क्योंकि वो सेंट्रल है, वो नेशनल लेवल पे है इसलिए नहीं। फॉर एनी सच टाइप ऑफ प्रोविजनल चेंज, एनी सच टाइप ऑफ फंडामेंटल लॉज चेंज, अगर चेंज करना है कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ भी, तो वी नीड वी कैन से कंसेंट बाय बोथ द लेवल्स। फाइन, सो दिस इज व्हाट हैज बीन गारंटीड इन द कॉन्स्टिट्यूशन कि दोनों लेवल्स का इक्वल इंपॉर्टेंस है। देन कोर्ट्स हैव द पावर टू इंटरप्रेट द कॉन्स्टिट्यूशन एंड द पावर्स ऑफ डिफरेंट लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट। जैसा कि हमने समझा था चैप्टर 1 में, हॉरिजॉन्टल फॉर्म ऑफ पावर शेयरिंग, एग्जीक्यूटिव के भी पावर्स हैं, लेजिस्लेचर के भी हैं और जुडिशरी के भी हैं। जुडिशरी के पास पूरा राइट्स है कि किसी भी एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर, किसी भी मिनिस्टर को चेक कर सके। So it has the power. So who has power? The courts, that is judiciary.
हमारे इंडिया में जुडिशरी कंप्लीटली इंडिपेंडेंट है. सो जुडिशरी हैज द पावर टू इंटरप्रेट द कॉन्स्टिट्यूशन एंड द पावर्स ऑफ डिफरेंट लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट. तो गवर्नमेंट को भी जुडिशियल रिव्यू, जो हमने क्लास 9th में पढ़ा था, जुडिशरी हैज एंटायर पावर टू गिव अ रिव्यू टू द कॉन्स्टिट्यूशन. एनी चेंज, जुडिशरी को पूरा राइट है उस पर चेक करने का. तो ये हमने 5 फीचर्स किए. 2 और फीचर्स की बात करते हैं. Next, source of revenue for each level of government are clearly specified to ensure its financial autonomy. What does it mean? Financial security, financial independence बहुत जरूरी है. तो अगर स्टेट पे कुछ एक्सपेंडिचर करना है, खर्चा करना है स्टेट गवर्नमेंट को, राइट, तो दे शुड हैव इट्स ओन रेवेन्यू. हमेशा सेंटर पे डिपेंड नहीं हो वो. तो स्टेट गवर्नमेंट के और सेंट्रल गवर्नमेंट के जो टैक्सेस हैं, रेवेन्यू है, कहाँ से कितना पैसा आएगा, वो डिफाइंड हो. तभी तो आज जब आप जानते हैं जीएसटी, आप जब जीएसटी पे करते हैं तो आप सीजीएसटी अलग पे करते हैं और एसजीएसटी अलग पे करते हैं. तो डिफाइंड है कि सेंट्रल और स्टेट, इनके टैक्सेस इतना सेंट्रल को जाएगा, इतना स्टेट को जाएगा, ताकि दे कैन हैव द फाइनेंशियल ऑटोनॉमी, फाइनेंशियल डिपेंडेंस. उनके अपने रेवेन्यू डिफाइंड हो, टैक्सेस डिफाइंड हो. फाइन, इसी को कहते हैं फाइनेंशियल ऑटोनॉमी. नेक्स्ट, द फेडरल सिस्टम हैज डुअल ऑब्जेक्टिव्स. फर्स्ट इज टू सेफगार्ड एंड प्रमोट यूनिटी ऑफ द कंट्री while at the same time accommodate regional diversity. वेरी इंपॉर्टेंट. ये 2 फीचर्स है. फर्स्ट फीचर है, 2 ऑब्जेक्टिव है. ये लास्ट वाला पॉइंट है. लास्ट फीचर कहता है हमारा फर्स्ट ऑब्जेक्टिव है, दैट इज सेफ गार्ड द यूनिटी. यूनिटी को सेफ गार्ड करो. मतलब डिवाइडेड नहीं है, हम डाइवर्सिफाइड है. डाइवर्सिटी है, डिवीजन नहीं है इंडिया का, डाइवर्सिटी है, राइट. इस डाइवर्सिटी में ही से ही हमें क्या करना है, यूनिटी को प्रमोट करना है. तो फेडरलिज्म बेसिकली क्या कर रहा है, सबको पावर शेयरिंग दे रहा है, सेंट्रल और स्टेट को, ताकि हम यूनाइटेड फील करें ना. वी शुड हैव दैट कि वी एग्जिस्ट और वो मैटर करे, राइट. तो उसी को कहते हैं हम टू सेफगार्ड द यूनिटी. एंड सेकेंड की बात करें तो नेक्स्ट वन इज एट द सेम टाइम अकोमोडेट. अकोमोडेट का मतलब एडजस्टमेंट, टू अकोमोडेट द डाइवर्सिटी. तो व्हाट इज द 7th फीचर बेसिकली सेइंग, दैट इज फर्स्ट इज टू सेफगार्ड द यूनिटी. यूनिटी को प्रमोट करना, टू सेफगार्ड एंड प्रमोट द यूनिटी. एंड सेकेंड थिंग इज टू अकोमोडेट द रीजनल डाइवर्सिटी. हमारे पास इतनी सारी रीजनल डाइवर्सिटी है, अगर हर स्टेट अपने आप को एक मान ले कि मैं इंडिपेंडेंट हूं, मैं अलग हूं अपनी कंट्री से, तो क्या होगा, कंट्री का डिसइंटीग्रेशन होगा. तो इस इंटीग्रेशन को बनाए रखने के लिए, जो कि हम अपने आप को इंडियन मानते हैं, एक मानते हैं, इस इंटीग्रेशन को बनाए रखने के लिए ही जो स्टेप लिया जाता है उसे हम कहते हैं फेडरलिज्म. और ये फेडरलिज्म इंटीग्रेशन को प्रमोट करता है और जो डाइवर्सिटी है उसको एडजस्ट करता है. आपने इस डाइवर्सिफाइड जो गवर्नमेंट है, जो डाइवर्सिफाइड पीपल है, इनको आपने क्या की, राइट्स दे दिए, पावर शेयरिंग कर दी इनके साथ. तो क्या हुआ, ये जो डाइवर्सिटी थी वो क्या हो गई, अकोमोडेट हो गई, एडजस्ट हो गई. फाइन. सो लेट अस वंस अगेन रिवाइज. हमने 7 फीचर्स किए हैं फेडरलिज्म के. इट स्टार्ट्स विद the first feature, that is the definition itself, that we have 2 or more levels of government. हमने features किए. second feature में हमने समझा jurisdiction, कि इनका क्या है, एरिया स्पेसिफाइड है कि इतने एरिया के जो लोग हैं वो इस गवर्नमेंट के अंडर आते हैं. थर्ड, ये jurisdiction कॉन्स्टिट्यूशन में भी गारंटीड है, वहां पे स्पेसिफाइड है, तो एक गारंटी है कि दे एग्जिस्ट. नेक्स्ट, इनके सोर्सेज ऑफ रेवेन्यू. वेट, ये वाला है, यस. इन द कॉन्स्टिट्यूशन एनी चेंजेस हैव टू बी डन, तो वो चेंजेस यूनिलेटरली नहीं हो सकते. बोथ द लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट हैव टू गिव देयर कंसेंट टू इट. एंड नेक्स्ट, कोर्ट्स, बहुत इंपॉर्टेंट. ऐसा नहीं है कि लेवल्स बने हुए तो जुडिशरी का कोई रोल नहीं है, ये लोग कुछ भी कर सकते नहीं. द कोर्ट्स हैव द राइट्स. कोर्ट्स के पास, जुडिशरी के पास राइट्स हैं टू इंटरप्रीट इन केस किसी भी गवर्नमेंट ने कोई ऐसा डिसीजन लिया है, कोई चेंज किया है कॉन्स्टिट्यूशन में, तो द कोर्ट्स हैव द राइट टू इंटरफेयर इन इट एंड आस्क फॉर its review, right? And next thing is sources of revenue.
टैक्सेस ये भी प्री डिफाइंड है कि सेंट्रल को इतना मिलेगा, इस एरिया से मिलेगा, स्टेट को मिलेगा, इस एरिया से मिलेगा. लाइक दिस इट इज ऑलरेडी प्री डिफाइंड, क्लियर है सब कुछ. एंड नेक्स्ट थिंग द ऑब्जेक्टिव्स. तो ये क्वेश्चन आ जाता है 1 मार्क में भी कि व्हाट आर द डुअल ऑब्जेक्टिव्स. फेडरलिज्म करने के 2 मोटो हैं, 2 फायदे हैं. तो वो 2 फायदे क्या हैं? पहला, इट प्रमोट्स यूनिटी, सेफगार्ड्स यूनिटी, यूनिटी बनाए रखता है फेडरलिज्म. एंड सेकंड इसी का अपोजिट है. दो एक ही कॉइन के, एक ही सिक्के के 2 साइड हैं. पहला यूनिटी को प्रमोट करता है और जो हम डाइवर्सिफाइड हैं डाइवर्सिटी को अकोमोडेट करता है, एडजस्ट करता है. तो अगर लोग जो बटे हुए वो एडजस्ट हो गए तो फाइनली क्या हो गई? यूनिटी प्रमोट हो गई. तो ये 2 ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं? दीज आर 2 साइड्स ऑफ सेम कॉइन चिल्ड्रन. ठीक है, तो ये 2 फीचर्स, 2 ऑब्जेक्टिव्स आपको अच्छे से कर लेने. राइट, सो दिस वाज ऑल अबाउट द फीचर्स ऑफ फेडरलिज्म. हमने अपना एक 5 मार्क्स का टॉपिक, अभी तक हमने डेफिनेशन ऑफ फेडरलिज्म किया है एंड फीचर्स ऑफ फेडरलिज्म किया है. डेफिनेशन से 1 मार्क क्वेश्चन बन जाता है एंड फीचर से 3 मार्क्स से लेकर 5 मार्क्स का क्वेश्चन बनता है. तो आपको आउट ऑफ 7 अच्छे से 5 फीचर्स करने हैं. एंड आई वुड रिकमेंड कि आप ये लास्ट वाला फीचर जरूर से करें आउट ऑफ 7. क्यों? बिकॉज इससे एक स्पेशल 1 मार्क क्वेश्चन बन जाता है. तो अगर आप उसको उस फॉर्म में करके जाएंगे तो अल्टीमेटली आपका एक जो ऑब्जेक्टिव वाला फीचर है वो अच्छे से प्रिपेयर हो जाएगा. राइट, सो दिस वाज ऑल अबाउट द फीचर्स टॉपिक. आगे चलते हैं अब हम नेक्स्ट टॉपिक जो अब हम करेंगे, रूट्स ऑफ फेडरलिज्म, है ना. यहां पे हम 2 रूट्स समझेंगे. रूट्स का मतलब वे, द वे इट इज डन. राइट, तो पहला है आपका कमिंग टुगेदर. प्लीज अंडरस्टैंड इट, वेरी इजी, बहुत ही अच्छा वर्ड है. दैट इज कमिंग टुगेदर. तो इसमें क्या होता है कमिंग टुगेदर में? कमिंग टुगेदर वर्ड से आप रिलेट करो. कमिंग टुगेदर सब अलग अलग है ना, और सबने मिलके क्या हो गए? एक हो गए. तो दे वर डिफरेंट, दे केम टुगेदर एंड दे बिकेम वन. इसको बोलते हैं कमिंग टुगेदर. ठीक है, और सेकंड अगर मैं बात करूं तो आपका है होल्डिंग टुगेदर. आप पहले लिटरल मीनिंग से समझो, आपको मगअप नहीं करना पड़ेगा, रटना नहीं पड़ेगा. अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है तो होल्डिंग टुगेदर एक है और इसने होल्ड कर रखा है अलग अलग को. अब आप बोलोगे मैम सेम सा ही लग रहा है ये तो, लाइक दिस ऑल्सो इज ऑलमोस्ट, बट आपने ऑब्जर्व किया क्या डिफरेंस है? यहाँ पे देवर डिफरेंट, पहले वो अलग अलग थे, मिलके एक बने, वन. ठीक है, यहाँ पे वो वन थे, देयर वाज वन, वो एक था, उसने अपने पावर्स डिवाइडेड किए, तो होल्डिंग, इस एक ने इनको पकड़ रखा है. तो फेडरलिज्म में हमने क्या समझा? फेडरलिज्म में एक से ज्यादा लेवल होते हैं. यहाँ पे भी एक से ज्यादा लेवल है, इसमें भी एक से ज्यादा लेवल है. डिफरेंस क्या है बेटा? यहाँ पे ये सब अपनी एक आइडेंटिटी रखते हैं. ठीक है, सेपरेटली दे कैरी देयर ओन आइडेंटिटी, और वो एक यूनाइटेड हुए हैं एक साथ विद देयर ओन आइडेंटिटी. अभी भी एग्जिस्ट करती है, वो उनके पावर्स एग्जिस्ट हैं, वो के वही हैं. और दूसरी बात यहाँ पे क्या है, क्योंकि होल्डर एक है और इस होल्डर के सब डिविजन्स हुए हैं, तो फिर भी जो मेन पावर हम कह सकते हैं, है ना, पावरफुल ज्यादा कौन है? जो होल्डर है. जो सब्सिक्वेंट पार्ट्स हैं उनको भी राइट्स दिए हैं, बट देन अगर कंपेयर करें तो उन सब्सिक्वेंट पार्ट्स के कंपैरिजन जो होल्डर है ना वो इंपॉर्टेंट है. ठीक है, इंडिया में ये होल्डर वाला ही फेडरेशन है. उसको समझने से पहले एक बार ये समझ लेते हैं कि ये क्या कर दिया मैंने. व्हाट इज दिस कमिंग टुगेदर? ये है क्या? होल्डिंग टुगेदर है क्या? तो 2 तरीके हैं जिससे फेडरेशन बन सकते हैं. फेडरलिज्म है हमारे पूरे वर्ल्ड में 2 तरह के फेडरलिज्म फेमस है. एक तो कमिंग टुगेदर, अलग अलग है, सब मिलके एक बन गए. आपने यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका सुना होगा. यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, यूनाइटेड स्टेट्स, बहुत सारे स्टेट्स थे अलग अलग, यूनाइट हो गए और क्या बन गया? यूएसए बन गया. ठीक है, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका. फिर बात करती हूँ नेक्स्ट की, यहाँ क्या है? होल्डिंग टुगेदर. इंडिया एक और उसके फिर छोटे छोटे डिवीजन हमारे स्टेट्स बन गए. तो मेन सेंट्रल गवर्नमेंट है और फिर छोटी छोटी स्टेट गवर्नमेंट्स हैं, तो वो हो गया होल्डिंग टुगेदर. राइट, तो आपको इस कॉन्सेप्ट से वेरी क्लियर, यू शुड हैव बीन वेरी क्लियर. लेट्स सी
अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, रूट्स ऑफ फेडरलिज्म के नाम से आता है। होल्डिंग टुगेदर और कमिंग टुगेदर में डिफरेंशिएशन भी पूछा जा सकता है। सो लेट्स चेक इट आउट। द फर्स्ट रूट इन्वॉल्व्स इंडिपेंडेंट स्टेट्स, ये सब इंडिपेंडेंट स्टेट्स थे, कमिंग टुगेदर ऑन देयर ओन, अपनी मर्जी से आते हैं, टू फॉर्म अ बिगर यूनिट, एक बड़ा यूनिट बनाने के लिए, सो दैट बाय पुलिंग सॉवरेनिटी एंड रिटेनिंग आइडेंटिटी, उनकी अपनी आइडेंटिटी रिटेन कर रही है। इसका मतलब ये नहीं वो एक हो गए तो उनकी अपनी आइडेंटिटी खत्म हो गई है, नो, they still retain, they still have their individual identity and rights, and the reason is they can increase their security। होगा क्या, उनकी सिक्योरिटी बढ़ जाएगी। अभी अलग अलग है, एक हो गए तो स्ट्रांग हो जाएंगे, सिक्योर हो जाएंगे, ये मोटो होता है यहाँ पे इंटीग्रेट होने का, पूल करने का, ठीक है। दिस टाइप ऑफ कमिंग टुगेदर इज वेरी कॉमन इन यूएसए, स्विट्जरलैंड, ऑस्ट्रेलिया। यहाँ पे पहले ये स्टेट्स जो थे इन कंट्रीज के, ये क्या थे, दे हैड इंडिविजुअल आइडेंटिटी, आज भी है, बट देन टू सॉवरेन देयर पावर्स, टू मेक इट सिक्योर एंड मोर पावरफुल, दे बिकेम वन। लेकिन इसमें क्या होता है, इन दिस फर्स्ट कैटेगरी ऑफ फेडरेशन ऑल द कॉन्स्टिट्यूएंट स्टेट्स दे हैव इक्वल पावर्स एंड दे आर स्ट्रॉन्ग इक्वली स्ट्रांग है, सबके पास इक्वल पावर है। ऐसा नहीं है एक हुए हैं तो कुछ नया बन के आ गया, वो जो एक हुए हैं ना वो भी ये सब ही है, तो कोई अलग से एक अलग गवर्नमेंट नहीं बनी है, राइट। सो दिस इज व्हाई दिस इज लाइक, हम कह सकते हैं सबसे प्योर फॉर्म ऑफ फेडरलिज्म है ये वाला जो कमिंग टुगेदर फॉर्म ऑफ फेडरलिज्म है, ये प्योर है, क्योंकि फेडरलिज्म कहीं ना कहीं कहता है कि जितने भी लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट है, दे हैव इक्वल पावर्स, दे आर नॉट सबऑर्डिनेट टू ईच अदर। यहाँ पे कोई किसी का सुपीरियर नहीं है, कोई किसी का सबऑर्डिनेट नहीं है। Whereas what happens in holding together, देखते हैं। The second route is where a large country decides to divide its powers between the constituent states and the national government। ये हमारी नेशनल गवर्नमेंट हो गई, सेंट्रल। हमारे यहाँ ये वाला फेडरेशन है, इसको सेंट्रल भी बोलते हैं, इसको नेशनल गवर्नमेंट भी बोलते हैं, इसको यूनियन गवर्नमेंट भी बोलते हैं, ये तीनों नेम्स हैं, राइट। तो एक आपकी सेंट्रल पे हेड हो गई और फिर उसके सब्स्टिक्वेंट क्या हो गए, ये सारे आपके स्टेट गवर्नमेंट्स, राइट। तो यहां पे हमने समझा कि फाइनली, क्योंकि होल्डर ने अपने राइट्स को क्या किया है, अपने पावर्स को क्या किया है, शेयर किया है। तो जब पावर्स को शेयर किया है तो मेन ही है, उसके पास ज्यादा पावर्स हैं, बट ऑब्वियस है, ठीक है। सो दीज आर ऑल एग्जाम्पल्स। इसमें बात करें इंडिया, स्पेन एंड बेल्जियम, हमने पावर शेयरिंग चैप्टर में फर्स्ट में बेल्जियम की केस स्टडी की, वहां पे भी यही है। सेंट्रल, हमने एक पॉइंट पढ़ा था इन अकोमोडेशन मॉडल, द सेंट्रल गवर्नमेंट हैज गिवन पावर्स टू स्टेट। तो सेंट्रल दे रहा है, इसका मतलब देने वाला बड़ा होता है, लेने वाला छोटा होता है, तो देने वाला बड़ा है, दैट इज सेंट्रल गवर्नमेंट, राइट। सो दिस इज व्हाट वी हैव, इंडिया में भी यही वाली है, होल्डिंग टुगेदर। कहीं ना कहीं इसको हम क्वासाई फेडरेशन भी बोलते हैं, मैं आगे आपको बताऊंगी क्वासाई का मतलब, जिसमें सेंट्रल के पास ज्यादा पावर्स हैं। कहते तो है कि भाई कोई किसी पे डिपेंडेंट नहीं है, लेकिन सेंट्रल हैज मोर पावर्स। यही हम आगे आने वाले टॉपिक्स में करेंगे। आई रिपीट, हमने अभी किया है फेडरेशंस, द टू रूट्स ऑफ फेडरेशन, और इसमें हमने जाना द फर्स्ट रूट दैट इज कमिंग टुगेदर, जिसमें डिफरेंट स्टेट्स जिनकी अपनी आइडेंटिटी होती है वो कंबाइन करते हैं टू पूल एंड टू बिकम स्ट्रॉन्गर एंड मोर सिक्योर। एग्जाम्पल अमेरिका, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, स्विट्जरलैंड, ऑस्ट्रेलिया। बात करूं सेकेंड जो इंडिया में है, दैट इज होल्डिंग टुगेदर। यहाँ पे एक बड़ी आइडेंटिटी होती है, स्ट्रॉन्गर होती है, वो अपने पावर्स को डिफरेंट यूनिट्स के साथ शेयर करती है। दिस इज द डिवीजन ऑफ फेडरेशन, राइट। आगे बढ़ते हैं। आज के लिए लास्ट टॉपिक, द टॉपिक इज व्हाट मेक्स इंडिया अ फेडरल कंट्री। बताओ, सोचो, क्या इंडिया फेडरलिज्म है? मैम कैसा क्वेश्चन पूछ रहे हो? ऑफ कोर्स है, हम तो शुरू से पढ़ रहे हैं, सेंट्रल स्टेट है ना, तो ऐसा ही आपका आंसर है। तो वो जो 7 फीचर्स हमने किए थे, तो सबसे बड़ा रीजन कि इंडिया फेडरल क्यों है, बिकॉज ये 7 फीचर्स ऑफ फेडरलिज्म जो हमने किए वो सब इंडिया के साथ सूट होते हैं। यस,
दिस इज द रीजन वी कैन से यस इंडिया इज अ फेडरल कंट्री। और उसके अलावा इंडिया ने अपना पूरा सिस्टम इस तरह से डिवाइड कर रखा है। हमने पढ़ा था ज्यूरिसडिक्शन, सेकंड पॉइंट पे पढ़ा था कि ज्यूरिसडिक्शन डिसाइडेड है, सोर्सेज ऑफ इनकम रेवेन्यू डिसाइडेड है। तो इंडिया ने ज्यूरिसडिक्शन और सोर्सेज ऑफ इनकम पहले से डिसाइड कर रखे हैं और टाइमली इस पे रिवीजन होता रहता है, अमेंडमेंट्स होते रहते हैं। दैट प्रूव्स कि इंडिया क्या है, दैट मेक्स इंडिया अ फेडरल कंट्री। और हमारे यहाँ, जैसा मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ, इंडिया में कौन सा रूट है फेडरलिज्म का? होल्डिंग टुगेदर, बिकॉज वी हैव अ सेंट्रल गवर्नमेंट विच हैज शेयर्ड इट्स पावर्स विद द स्टेट गवर्नमेंट। तो इट इज होल्डिंग द स्टेट गवर्नमेंट्स। अभी लॉकडाउन के टाइम पे फाइनल डिसीजन किसका था? सेंट्रल गवर्नमेंट का, कि कब पूरी कंट्री में लॉकडाउन लगाना है और कब ओपन करना है। बट जब स्टेट्स को डिसीजन देने का ये पावर दे दिया उनको कि दे कैन टेक डिसीजन कि कब अनलॉक करना है अकॉर्डिंग टू सिचुएशन। तो ऐसा नहीं है कि फोर्स करता है सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट पे, कर ही नहीं सकता। लाइक गवर्नमेंट की पार्टीज भी तो डिफरेंट है। नेक्स्ट चैप्टर हम पॉलिटिकल पार्टीज पढ़ेंगे, हम समझेंगे उसमें कि सेंट्रल पे हमारे अभी बीजेपी है। स्टेट की बात करूँ तो इन आवर स्टेट राजस्थान वी हैव कांग्रेस। तो स्टेट गवर्नमेंट्स पे तो पार्टीज ही डिफरेंट है। तो ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि सेंट्रल अपनी चला सकता है। लेकिन हाँ, सम एक्स्ट्रा पावर्स आर गिवन टू सेंट्रल गवर्नमेंट विच द स्टेट गवर्नमेंट्स हैव टू फॉलो अगर उनके इंस्ट्रक्शंस, रूल्स, कोई भी ऑर्डर्स आते हैं तो। ठीक है, अब इस टॉपिक में हम समझेंगे कि कैसे इन इंडियन सिस्टम, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में पूरे पार्ट्स लाइक डिवाइडेड हैं कि सेंट्रल इन टॉपिक्स पे डिसीजन लेगा और इन एरिया से जितना भी सोर्सेज होगा ऑफ इनकम रेवेन्यू वो जाएगा सेंट्रल को। ठीक है, फिर कुछ एरियाज ये सारे डील करेगा स्टेट, फिर कुछ एरियाज जिसपे पावर है सेंट्रल और स्टेट दोनों का, जिन्हें हम बोलेंगे कॉन्करेंट। ठीक है, सो कॉन्करेंट लिस्ट पढ़ेंगे हम नेक्स्ट, दैट इज द कॉन्करेंट टॉपिक। एंड उसके बाद आफ्टर कॉन्करेंट कुछ टॉपिक जो ना सेंट्रल के डिसाइडेड है, ना स्टेट के हैं, ना कॉन्करेंट में है, कहीं नहीं है, उस टाइम पे थे ही नहीं जब भी डिवीजन हुआ, तो उनको हम पढ़ेंगे रेजिडुअरी सब्जेक्ट्स में। इसके साथ ही मैं आपको समझाऊंगी द कॉन्सेप्ट ऑफ क्वासी फेडरलिज्म। ठीक है, सो बेटा स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यूनियन लिस्ट। Union list includes subjects of national importance such as defense of the country, foreign affairs, banking, communications and currency. तो more than 90 कह सकते हैं एरियाज हैं जो सेंट्रल गवर्नमेंट को दी हुई है, अराउंड 97। और इन एरियाज में सबसे मेजर है कंट्री का डिफेंस। तो वो सारे एरियाज जो नेशनल लेवल का इंपॉर्टेंस रखते हैं, जिसपे नेशनल गवर्नमेंट को, सेंट्रल गवर्नमेंट को सोचना चाहिए। पाकिस्तान अटैक करने की तैयारी कर रहा है तो पंजाब गवर्नमेंट या राजस्थान गवर्नमेंट या गोवा की गवर्नमेंट कुछ नहीं करेगी उसमें। द गवर्नमेंट विच हैज टू टेक इंस्टेंट डिसीजन इज सेंट्रल गवर्नमेंट, दैट विल मेक अ प्लान। तो डिफेंस वो रेडी करेंगे। फॉरेन अफेयर्स, बैंकिंग, ये सब सोफिस्टिकेटेड और हायर इंपॉर्टेंस रखते हैं। करेंसी, कम्युनिकेशन, ये सारे टॉपिक मेजर एरियाज किसको दिए हुए हैं? सेंट्रल गवर्नमेंट को, यूनियन को या नेशनल गवर्नमेंट को। अब बात करते हैं स्टेट लिस्ट की। स्टेट लिस्ट कंटेन्स द सब्जेक्ट्स ऑफ स्टेट एंड लोकल इंपॉर्टेंस, जिनका इंपॉर्टेंस, उनका जुरिस्डिक्शन उनके स्टेट तक है, स्टेट लेवल के इश्यूज होते हैं। लाइक पुलिस, अब आर्मी इंडिया की हो गई, इंडियन डिफेंस, लेकिन पुलिस, राजस्थान पुलिस अलग है, दिल्ली पुलिस अलग है, ठीक है, हिमाचल पुलिस अलग है, तो सारी पुलिस डिफाइंड है। तो पुलिस आपका किस में आ गया? इंटरनल सिक्योरिटी आपकी किस में आ गई? एक्सटर्नल सिक्योरिटी आपकी यूनियन में आ गई, इंटरनल सिक्योरिटी स्टेट गवर्नमेंट में आ गई। उसके अलावा ट्रेड, कॉमर्स, ये टॉपिक भी स्टेट का होता है। एग्रीकल्चर, ये राइट्स भी, एग्रीकल्चर और उसका इरिगेशन, ये भी किसके अंडर है? अंडर द स्टेट गवर्नमेंट। तो अराउंड 65 प्लस सब्जेक्ट्स हैं जो किसके पास है? स्टेट गवर्नमेंट के पास है। तो अल्टीमेटली आप समझ सकते हो ना, सेंट्रल को हायर इंपॉर्टेंस वाले टॉपिक्स दे रखे हैं, ज्यादा दे रखे हैं, और स्टेट को थोड़ा उनके जुरिस्डिक्शन के अंदर और थोड़े जो कम इंपॉर्टेंस के हैं वो दे रखे हैं। अब फिर ये नया क्या है? स्टेट और सेंट्रल का क्लियर हो गया, फिर ये नया क्या है? कई बार एट टाइम्स देयर आर सर्टेन इश्यूज, कुछ इश्यूज पे सेंट्रल अलग बोलता है, स्टेट अलग बोलता है, राइट? तो कुछ इश्यूज हैं जिन पे दोनों को बोलने के राइट्स हैं, दोनों के डिसीजंस इंपॉर्टेंट होते हैं। ऐसे टॉपिक्स को ही, ऐसे सब्जेक्ट्स को ही लिया जाता है कॉन्करेंट लिस्ट में।
What is concurrent list? Basically, it includes subjects of common interest to both union government and state government. Union and state government दोनों को क्या किया जाता है? Rights दिए जाते हैं to take decision. So these are the topics of common interest for them. अब बात करते हैं वो कौन से टॉपिक्स है. एजुकेशन, आप खुद देखो, सीबीएसई है, सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन. बिहार बोर्ड अलग है, पंजाब बोर्ड अलग है, राजस्थान बोर्ड अलग है. तो एजुकेशन में क्या कर रखा है? सेंट्रल और स्टेट दोनों को राइट्स दे रखे हैं, दे कैन टेक डिसीजन. ठीक है. उसके बाद फॉरेस्ट, ट्रेड यूनियंस, मैरिज, अडॉप्शन, सक्सेशन, ये कुछ टॉपिक्स हैं जिन पे सेंट्रल और स्टेट ये दोनों इंटरफेयर कर सकते हैं. दे बोथ कैन टेक डिसीजन. अब क्वेश्चन ये है कि अगर दोनों ले सकते हैं डिसीजन, तो जरूरी नहीं है कि हमेशा इन दोनों के डिसीजन सेम हो. इन दोनों के डिसीजन सेम हो, तो अगर दोनों के डिसीजन सेम नहीं है तो क्लैशेस होंगे. सपोज सीबीएसई की बुक में कुछ लिखा हुआ है, एसएसटी की बुक में, और आरबीएसई की बुक में कुछ और लिखा हुआ है. ठीक है. आरबीएसई कहती है मेरा सही है, सीबीएसई कहती है मेरा सही है, एंड दो बोथ आर एबल टू प्रूव. फाइनली किसका डिसीजन अप्रूव होगा? दैट विल बी सीबीएसई. तो ये एक एक्स्ट्रा पावर मैं बोलूंगी, एक्स्ट्रा राइट मैं बोलूंगी, इसीलिए इंडियन सिस्टम होल्डिंग टुगेदर है, क्योंकि हमारे यहाँ ज्यादा राइट्स किसके पास है? सेंट्रल के पास. एंड दिस इज द रीजन कि क्या है, ऐसा कोई भी क्लैश कॉन्करेंट लिस्ट के किसी भी टॉपिक में अगर सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट में कोई क्लैश है, कोई कॉन्ट्राडिक्शन है, तो फाइनली व्हाटएवर द सेंट्रल गवर्नमेंट सेज वो फाइनल होता है. ठीक है. तो ये एक एक्स्ट्रा पावर है जो सेंट्रल गवर्नमेंट को मिला हुआ है. बात करते हैं उन टॉपिक्स की. हाँ, जैसा कि मैंने आपको बताया, अकॉर्डिंग टू आवर कॉन्स्टिट्यूशन द यूनियन गवर्नमेंट हैज द पावर टू लेजिस्लेट ऑन दीज रेजिडरी. तो द टॉपिक्स लेफ्ट आउट टॉपिक्स जो ना तो सेंट्रल में है ना स्टेट में है. फॉर एग्जाम्पल सॉफ्टवेयर, इंटरनेट, हाँ, क्राइम वाले जो होते हैं आपका, ये वाले टॉपिक्स जो उस टाइम पे नहीं थे, इन्हें बोला जाता है रेजिडरी टॉपिक. और रेजिडरी सब्जेक्ट्स पे अगेन किसका राइट है? दैट इज यूनियन गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट. तो हमने इन दोनों टॉपिक्स में क्या समझा कि चाहे कॉन्करेंट हो चाहे रेजिडरी हो, किसको ज्यादा पावर्स मिले हुए हैं? सेंट्रल को अपनी लिस्ट भी मिली हुई है, यूनियन लिस्ट. कॉन्करेंट में भी कोई क्लैश होता है तो यूनियन के पास है सारा डिसीजन. और रेजिडरी जो बच्चे कुछ एक्स्ट्रा कोई भी नया सब्जेक्ट है उसके भी डिसीजन कौन लेगा? सेंट्रल. तो अल्टीमेटली अगर हम निकालें हु इज मोर पावरफुल, ऑफ कोर्स सेंट्रल. इट इज शेयरिंग इट्स पावर्स विद द स्टेट. तो कौन ज्यादा पावरफुल हो गया? सेंट्रल हो गया. फाइन. तो यही हमने समझा है इस टॉपिक में, दैट यूनियन गवर्नमेंट इज मोर पावरफुल. हमारे यहाँ पे है क्वासी फेडरेशन. समझते हैं क्या होता है क्वासी फेडरलिज्म. सबसे पहले इट्स एन इंग्लिश टर्म. इसका मतलब होता है क्वासी का समथिंग विच अपीयर्स समथिंग एल्स एंड इन रियलिटी इट इज समथिंग एल्स. दिखता कुछ और है, होता कुछ और है. तो इंडियन फेडरलिज्म ऐसा ही है. हम कहते हैं कि इंडिया में सेंट्रल और स्टेट दोनों के पास इक्वल पावर है. ठीक है. और एक दूसरे को ये डोमिनेट या सबऑर्डिनेट वाली सिचुएशन इनमें नहीं है. बट जैसा कि मैंने अभी जाना, अभी आपको समझाया कि यूनियन लिस्ट में ऑलरेडी एक्स्ट्रा है 90+ सब्जेक्ट्स हैं. फिर बात करती हूँ कॉन्करेंट टॉपिक्स सब्जेक्ट्स. वहां पे हमने बात की कि कभी भी कोई क्लैश है तो किसके पास ज्यादा पावर्स है? अगेन द पावर्स आर मोर विथ सेंट्रल गवर्नमेंट. फाइनल डिसीजन उनका. थर्ड बात करूं रेजिडरी सब्जेक्ट्स. तो रेजिडरी सब्जेक्ट्स क्या है? द सब्जेक्ट्स विच आर नीदर इन स्टेट नॉर इन सेंट्रल एंड इवन दे आर नॉट इन कॉन्करेंट लिस्ट. तो वो डिसीजंस होते हैं रेजिडरी. रेजिडरी का मतलब ही क्या है? बचे कुचे, लेफ्ट आउट. तो जो बचे कुचे जितने भी हैं उन पे भी कौन डिसीजन, अब कोई तो हो जो गवर्नमेंट डिसीजन लेगी इस पे, वो डिसीजन भी कौन लेता है? अगेन सेंट्रल गवर्नमेंट. राइट. उसके अलावा अलग अदर देन दिस दीज आर एरियाज व्हिच आर टू स्मॉल टू बिकम. तो आपकी कौन सी? यूनियन टेरिटरीज. सबने सुना होगा इंडिया में है, वी हैव 9 यूनियन टेरिटरीज. आफ्टर लद्दाख और जम्मू कश्मीर को भी यूनियन टेरिटरीज डिक्लेयर कर दिया उसके बाद से.
इवन इन 9 यूनियन टेरिटरीज पे फाइनल जो इनका पावर है, इनके राइट्स है इन पे, क्योंकि ये इतने छोटे हैं कि इनको स्टेट तो डिक्लेयर किया नहीं। अब जब ये इतने छोटे हैं, दे आर टू स्मॉल टू बिकम एन इंडिपेंडेंट स्टेट विच कुड नॉट बी मर्ज विद एनी ऑफ द एग्जिस्टिंग स्टेट, है ना। इतने छोटे हैं कि खुद स्टेट नहीं बन सकते, बट इतने बड़े भी नहीं है, इतने बड़े भी नहीं कि स्टेट बन सकते हैं, और इतने छोटे भी नहीं है क्योंकि इनको किसी और स्टेट के साथ मिक्स कर दें। तो इनको दिया स्पेशल एग्जिस्टेंस और उनको बोला गया यूनियन टेरिटरीज, राइट। इन यूनियन टेरिटरीज पे भी फाइनल पावर इन पे जो डिसीजंस ले सकता है वो कौन सी गवर्नमेंट है? अगेन यूनियन गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट। तो आपने समझा इन सारे एग्जाम्पल से, क्या समझा आपने? कि फाइनली ज्यादा पावर्स किसके पास है बेटा? सेंट्रल के पास। इसलिए हमारा जो फेडरलिज्म जो दिखता है कि सेंट्रल और स्टेट के पास इक्वल पावर्स हैं, बट एक्चुअली नहीं होते। तो दिस इज द रीजन वी हैव क्वासी फेडरलिज्म वेयर मोर पावर्स आर विद सेंट्रल गवर्नमेंट। इन एनसीईआरटी आपको एक टॉपिक दिया हुआ है, जम्मू एंड कश्मीर का एग्जाम्पल भी इसमें लिया हुआ है, बट बेटा अब वो एग्जाम्पल आप नहीं लिख सकते हो क्योंकि आर्टिकल 370 जब तक था, राइट, इट हैज बीन रिमूव्ड। उसके पहले तक जम्मू कश्मीर के पास स्पेशल राइट्स थे, है ना, अगेन। लेकिन अभी वी नो इट्स इन द सेम यूनियन टेरिटरीज बन गया है अब तो अगेन उस पर भी राइट्स किसके हो गए हैं? सेंट्रल के। तो दीज आर द वेरियस रीजंस कि आज भी इंडिया क्वासी फेडरलिज्म है, जहां पे स्टेट्स आर समवेयर सबऑर्डिनेट टू सेंट्रल एंड सेंट्रल सीक्स मोर पावर। ठीक है, तो आज की क्लास में हमने क्या पढ़ा? Here we complete some sections, बाकी के जो लेफ्ट आउट सेक्शंस हैं वो हम करेंगे कल की क्लास में। सो डे 11, लेट मी रिपीट, लेट्स वन हैव द रिविजन। हमने स्टार्टिंग से आज क्या क्या पढ़ा? वी स्टार्टेड द चैप्टर विद द डेफिनेशन ऑफ फेडरलिज्म। हमने फेडरलिज्म पे स्टार्ट किया। Here we read federalism का meaning, it's a type of government in which the power is shared between central and constituent units of the government. मेन सेंट्रल गवर्नमेंट और कॉन्स्टिट्यूएंट यूनिट्स, चाहे वो स्टेट्स हो, लोकल लेवल हो, उसमें पावर शेयर होता है, राइट। सो दिस इज द बेसिक डेफिनेशन ऑफ फेडरलिज्म। देन वी डिड द फीचर्स ऑफ फेडरलिज्म। ये टॉपिक आपका 5 मार्क्स से 3 मार्क्स से लेकर 5 मार्क्स से क्वेश्चन बनते हैं इसमें। तो इसमें क्या है, इसमें क्या किया फेडरलिज्म में? हमने फीचर्स में मीनिंग से पहला फीचर लिया, उसके बाद ज्यूरिसडिक्शन लिया, इसकी गारंटी ली कॉन्स्टिट्यूशन में, उसके बाद हमने नेक्स्ट फीचर किया दैट इज कोई भी चेंज यूनिलैटरली नहीं हो सकता। देन जुडिशरी को पूरा राइट है इंटरप्रीट करने का। फिर सोर्सेज ऑफ इनकम, और लास्ट इसके 2 ऑब्जेक्टिव। द 2 ऑब्जेक्टिव जो हमने पढ़े दैट इज फर्स्ट वन, इट यूनाइट्स, that is it integrates and promotes, safeguards the unity of the country, and second it accommodates the regional diversity। यहां हमने सारे फीचर्स कंप्लीट किए किसके? फेडरलिज्म के। तो ये 2 टॉपिक हमारे कंप्लीट हुए। 2 टॉपिक और किए हमने। द फर्स्ट टॉपिक इज रूट्स ऑफ फेडरलिज्म। तो 2 रूट्स समझी हमने, दैट इज कमिंग टुगेदर, डिफरेंट इंडिविजुअल स्टेट्स एक साथ आते हैं, दैट इज कमिंग टुगेदर, सबके पास इक्वल पावर्स हैं, एग्जिस्ट करते हैं। एंड देन होल्डिंग टुगेदर इंडिया, जिसका मेन सेंट्रल गवर्नमेंट छोटे छोटे और स्टेट्स को क्या है? होल्ड कर रहा है। ठीक है, तो अल्टीमेटली सेंट्रल गवर्नमेंट हैज गॉट मोर पावर्स। और इसी की कंटिन्यूएशन में हमने पढ़ा कि व्हाट मेक्स इंडिया या फेडरल कंट्री। तो ये लिस्ट है, वो 7 फीचर्स इंडिया पे अडॉप्ट होते हैं, इसलिए इंडिया फेडरलिज्म है। उसके अलावा स्टेट लिस्ट, यूनियन लिस्ट, कॉन्करेंट लिस्ट एंड रेजिडरी सब्जेक्ट्स, दीज आर द रीजंस कि इंडिया इज अ फेडरल कंट्री। सो हेयर वी कंप्लीट दिस टॉपिक। आज हमने ये टॉपिक्स किए हैं टिल द टॉपिक व्हाट मेक्स इंडिया फेडरल कंट्री। एंड अब कल की क्लास में हम करने वाले हैं बाकी के रिमेनिंग टॉपिक्स ऑफ दिस चैप्टर। वी विल अंडरस्टैंड दैट कुछ टेस्ट हुए थे इंडिया में फेडरलिज्म के रिलेटेड, कुछ टेस्ट किए, लाइक टेस्ट ऑफ लैंग्वेज पॉलिसी, लिंग्विस्टिक स्टेट्स, सेंट्रल स्टेट रिलेशंस। ये हमने समझेंगे हम नेक्स्ट क्लास में, ये टेस्ट क्यों थे, इनका डिसीजन क्या लिया। एंड अदर देन दैट वन मोर इंपॉर्टेंट टॉपिक वी विल डू, दैट इज द लास्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर, डिसेंट्रलाइजेशन, जहां हम समझेंगे लोकल लेवल गवर्नमेंट। अभी तक हम मेनली 2 लेवल्स पे फोकस कर रहे थे बेटा, दैट इज सेंट्रल और स्टेट। कल की क्लास में हम बात करेंगे 3rd लेवल ऑफ गवर्नमेंट, दैट इज लोकल लेवल ऑफ गवर्नमेंट, विच इज ऑल्सो कॉल्ड डिसेंट्रलाइजेशन। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू एवरीबडी।